हे एवरीवन, वेलकम टू माया शेयर्स। सलमान खान का एक टैग लाइन है, इन दीवारों में टाइगर रहता है। तो आज हम उसी टाइगर के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है श्याम मेटालिक। तो वीडियो में बने रहिए और देखिए, हम लोग वीडियो को एक्सप्लोर करते हैं और बहुत सारे पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। जैसे हम लोग जानेंगे कंपनी के ओवरव्यू को, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कि कंपनी का बैलेंस शीट पे डेट वगैरह है क्या। अगर डेट है तो कैसे कंपनी उसके साथ बिहेव कर रही है, क्या कंपनी अपने डेट को चुका रही है या कंपनी डेट को बढ़ा रही है, क्या कंपनी अपने शेयर को अधिक से अधिक सेल कर रही है। तो इन सारे पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे और एट द एंड हम लोग बात करेंगे इसके टेक्निकल एनालिसिस को लेकर भी और देखेंगे कि क्या इसके फ्यूचर के टारगेट हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं प्रत्येक पॉइंट को वन बाय वन। तो आइए सबसे पहले कंपनी के ओवरव्यू को देखते हैं। वर्तमान में कंपनी मुख्य रूप से एनर्जी सेक्टर और मेटल सेक्टर में काम करती है और यह भारत के अंदर व्यापार करने वाली एक लीडिंग कंपनी है। कंपनी स्टील सेक्टर और एनर्जी सेक्टर में है और यह लॉन्ग स्टील प्रोडक्ट और फेरो एलॉयज बनाने के काम में है। अभी कंपनी के वर्तमान में जमुरिया पश्चिम बंगाल तथा सबलपुर उड़ीसा का प्लांट ओर से मेटल बनाने का काम करता है और इसमें रेलवे साइडिंग, कैप्टिव पावर प्लांट, स्पॉन्जी आयरन इत्यादि बनते हैं। कंपनी का टीएमटी जो है वो एक स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट सेल ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। अब इसके कंपनी के हम लोग मैनेजमेंट को देखेंगे। कंपनी के मैनेजमेंट में शामिल है महावीर प्रसाद अग्रवाल। ये कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं और वे अप्रैल 2018 से कंपनी के डायरेक्टर रह चुके हैं। इनका करीब 30 सालों का अनुभव है मेटल सेक्टर में काम करने का। और जो ब्रजभूषण अग्रवाल हैं वो कंपनी के वाइस चेयरमैन हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। और ये भी जो इसका एक सब्सिडरी है एसएसपीएल के वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। इनका भी एक अच्छा खासा अनुभव है। अब हम लोग जानते हैं कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में। कंपनी मुख्य रूप से जो है वो स्टील प्रोडक्ट, पावर सेक्टर में काम करती है, फेरो एलॉयज बनाती है, एल्युमिनियम फॉयल इत्यादि पे काम कर रही है। स्टील प्रोडक्ट्स में बहुत सारे हैं जैसे विलेट्स, फिलेट, स्पॉन्जी आयरन, टीएमटी, स्ट्रक्चर, वायर रॉड इत्यादि ये सारे प्रोडक्ट बनते हैं। कंपनी का जो मुख्य ये टीएमटी है वो स्ट्रक्चरल ब्रांड नेम जो है उसका सेल के नाम से बेचा जाता है और इसके ब्रांड एम्बेसडर जो है अभी सलमान खान को बनाया गया है। जो है मुख्य रूप से कंपनी का एक ओवरव्यू है जिसको आप समझ सकते हैं कि कंपनी करती क्या है, किस टाइप के बिजनेस में है। तो आप मेनली ये समझ सकते हैं कि कंपनी जो है वो कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस जो है मेटल सेक्टर का, जिसमें काफ़ी हाई लेवल की मशीनरी का उपयोग किया जाता है, जो कि मतलब कैपिटल का उसमें खर्च थोड़ा ज़्यादा होता है। तो इस तरह के सेक्टर में काम कर रही है और इसके पीर कंपटीटर्स आप समझ सकते हैं, जैसे सेल हो सकता है, टाटा स्टील हो सकता है, जेएसडब्ल्यू स्टील हो सकता है। तो ये सब इसके पीर कंपटीटर्स में शामिल हो जाएंगे। और इस कड़ी में आप लोग इसको थोड़ा फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एक ओवरव्यू लेते हैं कि कंपनी का फाइनेंशियल ओवरव्यू क्या है। तो ये है कंपनी का जो मार्केट कैप है, ये 8393 करोड़ के आसपास है, यानी 8393 करोड़ के आसपास है। और इसके नंबर ऑफ शेयर जो है वो 25.51 करोड़ यानी 25.51 करोड़ है और करंट मार्केट प्राइस जो है वो 329 के आसपास चल रहा है। और इसका जो स्टॉक का प्राइस है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो कंपनी का जो है वो फ्रेंड्स वो 5 का है और इंडस्ट्री का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है आपका 13.6 का है। तो आप इंडस्ट्री के पी रेशियो के तुलना में कंपनी का पी रेशियो काफ़ी वैल्यूएबल है और काफ़ी लो प्राइस पे अवेलेबल है। साथ ही अर्निंग पर शेयर की बात करें, यानी प्रति शेयर कंपनी का अर्निंग कितना है, तो वो काफ़ी एक अट्रैक्टिव वैल्यू है। और प्राइस टू बुक वैल्यू भी आप यहाँ देख सकते हैं। प्राइस टू बुक वैल्यू जनरली बताता है कि कंपनी के बुक जो वैल्यू है, बुक में जो वैल्यू है उसके तुलना में कंपनी का जो मार्केट कैप है या शेयर प्राइस है वो कितना अधिक है। तो फ्रेंड्स ये 1.65 है। जनरली एनीथिंग लेस देन 2 इज कंसिडरेबल। तो यहाँ पे ये एक अच्छा चीज़ है। और हम लोग स्टील सेक्टर में चूँकि काफ़ी मेटल सेक्टर में गिरावट आया हुआ है, तो इसलिए इस कंपनी में भी एक अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रही है। आरओई की बात करें, रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो 26.1% है। एनीथिंग मोर देन 15% इज फेयर इनफ टू कंसिडर फॉर इन्वेस्टमेंट।
तो आप ये चॉइस देख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर हम बात करें कि ROCE का, तो वो भी करीब 26.7% है, जो कि रिटर्न ऑन कैपिटल है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होता है ये। तो ये भी एक अच्छा नंबर है। और डेट टू इक्विटी की बात करें, मतलब कि अगर हम डेट को डिवाइड करते हैं, जैसे मान लेते हैं किसी कंपनी के पास डेट है 20 करोड़ का और उसके पास इक्विटी भी 20 करोड़ है, तो हम डिवाइड करेंगे तो हमारा रेशियो 1 का आता है। अब यदि कंपनी का जो डेट होता है वो ज़्यादा होता है, मान लेते हैं डेट 40 हो गया और इक्विटी कंपनी के पास 20 है, तो हम डिवाइड करेंगे तो ये रेशियो 2 का आएगा। ये इस बात का गवाही देता है कि अगर डेट टू इक्विटी रेशियो ज़्यादा होता है तो ये बात दिखाता है कि इक्विटी फ्रेंड्स जो होता है, इक्विटी को ही हम लोग बोलते हैं नेटवर्थ। तो कंपनी का जो नेटवर्थ है उससे ज़्यादा उसका डेट है। लेकिन इस केस में हम लोग श्याम मेटालिक के केस में अगर देखें और बात करें, तो श्याम मेटालिक के केस में डेट टू इक्विटी रेशियो एक अच्छा वैल्यू है। और अगर किसी कंपनी का आप एनालिसिस कर रहे हैं तो जनरली 1 से अगर लोअर रहता है डेट टू इक्विटी रेशियो, तो ये फेयर एनफ अच्छा माना जाता है, एक जनरल एजम्पशन है। और अगर मेटल सेक्टर की कंपनियों की बात करें, तो मेटल सेक्टर में जो कंपनियां हैं उनमें डेट का जो सीन होता है वो काफ़ी अधिक होता है, क्योंकि कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो होती है, कैपिटल की रिक्वायरमेंट काफ़ी अधिक होती है। तो ऐसी कंपनियों में डेट ज़्यादा होना स्वाभाविक होता है। लेकिन यहाँ पे श्याम मेटालिक के केस में डेट टू इक्विटी रेशियो एक अच्छा नंबर दिखाता है, जो कि कंसिडरेबल है। और प्रोमोटर्स होल्डिंग भी एक अच्छा खासा परसेंटेज में है, जो कि 88.35 है। तो ये एक गुड नंबर है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें ये श्याम मेटालिक्स के फाइनेंशियल ओवरव्यू की, तो मतलब ये अच्छा एक फाइनेंशियल ओवरव्यू है, कंपनी का फाइनेंशियल अच्छा दिख रहा है। आगे हम लोग बात करते हैं थोड़े इसके अनदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। यस, अब नाउ हम लोग बैलेंस शीट पे आ गए हैं। कंपनी का बैलेंस शीट को देख लेते हैं, थोड़ा सा बैलेंस शीट को एनालाइज करते हैं, क्योंकि दिस इज द हेल्थ रिपोर्ट। तो बिना बैलेंस शीट देखे मतलब मज़ा ही नहीं आता है। आप देखेंगे कंपनी का जो 2018 की बात करें तो 47 करोड़ का जो है, वो 47 करोड़ का इसका शेयर कैपिटल है। फ्रेंड्स, शेयर कैपिटल जो होता है वो इक्विटी होती है, मतलब कि कितने शेयर बेच करके और पैसा कितना जनरेट करती है कंपनी। कोई भी कंपनी शेयर बेचती है, स्टॉक को बेचती है, और उससे जो कैपिटल जनरेट होता है उसे शेयर कैपिटल बोला जाता है। तो ये 2018 में करीब 47 करोड़ के आसपास था, जो बाद में कंपनी ने बढ़ाया है। तो कहने का मतलब है कि कंपनी ने कुछ शेयर को अधिक फर्दर इशू किया है और ये मार्केट में लाई है, जिससे यहाँ से कंपनी को पैसे जनरेट हुए हैं। ऐसा आमतौर पे होना नहीं चाहिए, क्योंकि कंपनियों को अपने शेयरों को खरीदना चाहिए। अगर फंड की कमी पड़ती है तो अधिक से अधिक कंपनियां इसे लिक्विडेट करती हैं। तो ऐसे में ये एक जो है वो निगेटिव साइन हम मान सकते हैं कि कंपनी जो है वो अपने शेयर को डाइल्यूट कर रही है और अधिक से अधिक शेयर बाजार में ला रही है। इसका रीजन क्या होता है फ्रेंड्स? इसका प्रभाव पड़ता है ईपीएस पे। हम लोग ईपीएस देखेंगे आगे तो समझ में आएगा कि कैसे ईपीएस पे इसका प्रभाव, चूंकि अर्निंग पर शेयर जो होता है, अगर हम शेयर ये अर्निंग को डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ शेयर से, तो हमारा अर्निंग पर शेयर आता है। अब हम टोटल नंबर ऑफ शेयर अगर बढ़ जाता है और अर्निंग हमारा लगभग वही रहता है और नंबर ऑफ शेयर बढ़ेंगे, तो हमारा अर्निंग पर शेयर जो है वो फ्रेंड्स लोअर हो जाएगा। तो हम लोग आगे देखेंगे कि किस तरह से कंपनी का जो ईपीएस है, ये शेयर के बढ़ने से ईपीएस इफेक्ट हुआ है। अब रिजर्व की बात करते हैं कंपनी के। तो कंपनी का जो रिजर्व है फ्रेंड्स, वो आप देख रहे हैं एक ग्रोइंग स्टोरी में है। आप देखिए 1800 का रिजर्व था, जो कि करीब 3 टाइम्स से अधिक बढ़ गया है ये आपका 3 सालों के अंदर। तो 3 से 4 सालों में करीब 3 गुना रिजर्व बढ़ा है। और रिजर्व बढ़ा है, उसका रीजन हम प्रॉफिटेबिलिटी को भी देख सकते हैं। और ये पैसा आया है फ्रेंड्स कंपनी के पास, तो कहीं ना कहीं से कमाई होगी कंपनी। तो ऐसे में हमने एक चीज़ तो देखा कि कंपनी के पास यहाँ से कुछ पैसे आए हैं, जो कि अधिक से अधिक अपने शेयर को डाइल्यूट की है। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं बोरोइंग से कि बोरोइंग का क्या सीन है, डेट का क्या सीन है। तो डेट में आप देखेंगे तो कंपनी के पास 2018 में 568 करोड़ का डेट था, जो मार्च 2019 में बढ़ गया और 729 करोड़ का हो गया। फिर मार्च 2020 में
ये बढ़ा और 1114 का हो गया, लेकिन मार्च 21 में ये काफ़ी अधिक घट गया है फ्रेंड्स, और ये 796 हो गया है। और अगेन सितंबर 2021 में ये अगेन डिक्रीज हुआ है, और कंपनी ने फर्दर अभी चूंकि फाइनेंशियल ईयर 2022 का रिपोर्ट नहीं आया है, ये आएगा तो आई विल सर्टनली मेक अ वीडियो ऑन इट। तो यहाँ पे और भी कंपनी ने अपने डेट को चुकाया हुआ है, जिससे कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो काफ़ी अधिक अच्छी हालात में दिख रहा है। तो ये हमारा जो है, अब हम बैलेंस शीट में एक चीज़ और देख लेते हैं कि कंपनी के पास जो फिक्स्ड एसेट है, कंपनी के पास जो फिक्स्ड एसेट है वो 1716 करोड़ का है। ये जनरली प्लांट्स वगैरह होते हैं, मशीनरी वगैरह होती हैं, और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस जो है वो आप देखेंगे कि कैसे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस जो था वो 91 करोड़ था 2018 में, और ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस बढ़ रहा है। कहने का मतलब कहीं ना कहीं कंपनी के पास सेल्स बढ़ रहे होंगे, इसलिए अधिक से अधिक ऑर्डर रिसीव हो रहा होगा, और इसी कारण कैपिटल जो है वो वर्क इन प्रोग्रेस में कंपनी को अधिक से अधिक लगाना पड़ रहा है। तो ये एक अच्छा साइन है। और इन्वेस्टमेंट में भी आप देखेंगे कि कंपनी लगातार अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रही है। तो ये एक, अगर हम इसके बैलेंस शीट को ओवरऑल देखें तो एक अच्छा बैलेंस शीट माना जा सकता है, गुड बैलेंस शीट है, और ये कंसिडरेबल है फ्रेंड्स। तो आगे हम लोग एक अनदर स्टेटमेंट को देखते हैं, जो कि मतलब इसका एक सार कह सकते हैं कि आप कंपनियां बिजनेस भी इसी काम के लिए करती हैं कि वो प्रॉफिट जनरेट कर सके। तो जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे हम लोग कंपनी का। तो फ्रेंड्स, ये कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, और यहाँ पे 2018 से लेकर मार्च 2021 तक का आंकड़ा दिया हुआ है। आपको मैं इसको लेकर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब आप देखिए मार्च 2018 में कंपनी का सेल्स क्या था, तो ये 3747 यानी 3747 करोड़ का सेल था, और ये मार्च 2019 में बढ़ करके करीब 1000 के आसपास 900 करोड़ के आसपास सेल्स बढ़ा है। बट मार्च 2020 में क्या हुआ कि सेल डाउन चला गया, बट ये ज़्यादा 300 करोड़ के आसपास डाउन है। और यहाँ पे एक चीज़ कंसिडर करने लायक है कि लगभग सारी कंपनियों के रिजल्ट जो थे वो मार्च 2020 में ख़राब ही आए थे, क्योंकि देश की हालात भी काफ़ी ख़राब थी, और कोरोना वायरस के कारण काफ़ी अधिक कंपनियां लॉस कर रही थी। फिर भी कंपनी का आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 2020 में भी कंपनी ने प्रॉफिट कमा कर दिया है। और यहाँ पे आप देखिए मार्च 2021 में क्या हुआ है कि मार्च 2021 में कंपनी का सेल्स काफ़ी अधिक बढ़ा है, और ये करीब 1900 करोड़ के आसपास सेल्स इंक्रीज हुए हैं। अभी मार्च 2021 का आंकड़ा आएगा तो आप उसमें क्लियर देख सकते हैं कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन द कंपनी। तो यहाँ पे सेल्स के आंकड़े तो काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन सेल्स करने से ही नहीं होता है कुछ भी, क्योंकि जो खर्चे होते हैं वही सबसे बड़ी चीज़ है। अगर फ्रेंड्स आप कितना भी अधिक सेल कर लो, लेकिन अगर खर्चों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, इन दैट केस यू आर नॉट गोइंग टू मेक मनी। तो एक्सपेंसेज की बात कर लेते हैं। तो एक्सपेंस जो है आप देखेंगे 3036 और 37, और यहाँ पे आप देखेंगे तो एक अच्छा खासा नंबर, अगर हम एक्सपेंस को घटाते हैं तो हमें एक अच्छा खासा नंबर दिखता है, जो कि करीब 22%, 15%, 21% और 19%। ये ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन होता है जब हम किसी कंपनी के सेल्स में से उसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट को घटा लेते हैं, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनियां पे कर देती है, जो भी जरूरी और नेसेसरी बिजनेस को करने के लिए जो कॉस्ट होते हैं, जो एक्सपेंसेज होते हैं, उसे चुकाती है सबसे पहले कंपनियां। और ये चुकाने के बाद कंपनी के पास जो भी पैसे बचते हैं वो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहलाता है। और ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो हम लोग देख रहे हैं वो 19, 21, 15 और 22% के आसपास है, जो कि एक अच्छा मान सकते हैं, लेकिन ये उतना अच्छा नंबर नहीं है, क्योंकि इसको थोड़ा सा और इम्प्रूव रहना चाहिए, इसको थोड़ा सा और अच्छा नंबर रहना चाहिए। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंटेज जो है थोड़ा सा कम है। अदर इनकम की बात करें तो कोई इन्वेस्टमेंट होता है या किसी सब्सिडरी के थ्रू, डिविडेंड वगैरह के थ्रू जो भी कंपनियां
अर्न करती है वो अदर इनकम में शामिल कर दिया जाता है, तो उस नंबर से हमें कोई ज़्यादा मतलब नहीं होता है, क्योंकि कोर बिजनेस जो है वो सेल्स का होता है जिससे कंपनी अर्न करती है। अब यहाँ पे एक जो होता है फ्रेंड्स, जो भी कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस होते हैं उनका सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति तब होता है जब वो डिप्रिसिएशन को पे करते हैं। फ्रेंड्स, चूँकि काफ़ी बड़ी-बड़ी मशीनें होती हैं जो ख़राब होती हैं और उनमें साल दर साल उनका लाइफ घटता जाता है, तो ऐसे में डेप्रिसिएशन इनका एक अच्छा खासा लागत होता है, जो कि इनके प्रॉफिट को काफ़ी अधिक हद तक कम कर देता है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे 300 करोड़ जो है वो कंपनी का सिर्फ डेप्रिसिएशन में चला गया है। 297 करोड़, यहाँ लगभग 200 करोड़, ये 215 करोड़। तो डेप्रिसिएशन जाहिर सी बात है एक बड़ी लागत है। यहाँ पे इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट कंपनी काफ़ी पेमेंट कम कर रही है। रीज़न ये है कि कंपनी के पास डेट जो है वो रेगुलर बेसिस पे कम होते जा रहे हैं। तो ये एक अच्छा साइन है कि यहाँ पे कंपनी को इंटरेस्ट के रूप में कम पेमेंट करना पड़ रहा है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारा निकल करके आता है 295, और यहाँ पे अभी मार्च 2021 की बात करें तो 1055 करोड़। इस पे टैक्स लगाने के बाद नेट प्रॉफिट अर्न करती है कंपनी 843 करोड़। आप देख सकते हैं कि कंपनी 2018 से अभी तक एक अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, और आप देख सकते हैं कि 2018 में जो कंपनी का प्रॉफिट 424 था वो 2021 में 843 हो गया। तो करीब करीब ये 2x ग्रोथ है कंपनी में, करीब 2 गुना बढ़ी है 3 सालों में कंपनी अपने सेल्स के माध्यम से इसने ग्रो किया है। तो ये एक अच्छा साइन है, और अगर इस तरह से कंपनी ग्रो करती रही तो जाहिर सा बात है एक अच्छा नंबर हमें आने वाले फ्यूचर में कंपनी का देखने को मिलेगा। अब हम लोग कुछ नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। इसमें है हमारा प्रोमोटर होल्डिंग। प्रोमोटर होल्डिंग एक अच्छा इंडिकेटर माना जाता है आमतौर पे कि अगर किसी कंपनी के प्रोमोटर को अपने कंपनी में भरोसा होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें इन्वेस्टेड होते हैं। यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग एक अच्छा नंबर है, और ये अपने होल्डिंग को डिक्रीज नहीं कर रहे हैं, यानी ये कांस्टेंट बना हुआ है। एफआईआईज जो हैं वो भी इन्वेस्टेड है, और ये अभी लेटेस्ट मार्च 2022 के डाटा के अनुसार 1.06% जो है वो हिस्सेदारी एफआईज का है, और 2.96% जो है वो डीआईज है। पब्लिक का इन्वेस्टमेंट 7.63% है। ओके फ्रेंड्स, एट द एंड हम लोग बात कर लेते हैं इसके टेक्निकल चार्ट पैटर्न को, कि क्या टेक्निकल बेसिस पे ये कंपनी शो कर रही है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे कंपनी का एनालिसिस कर लेते हैं। तो अभी कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 322 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और आज के मार्केट में कंपनी ने 322 के आसपास क्लोजिंग दी है। आप देख सकते हैं कि जो 300 का लेवल है ये कंपनी के लिए एक मेजर सपोर्ट बना हुआ है। ये जो लेवल है ये कंपनी के लिए एक अच्छा सपोर्ट की तरह वर्क कर रहा है, और ये करीब दिसंबर 2021 से इस सपोर्ट को कंपनी फॉलो कर रही है, और अभी जो है वो जून का समय है ये 2020। तो यहाँ ये 3 टाइम्स सपोर्ट ले चुकी है। अब समस्या यहाँ पे ये होता है कि अगर ये कंपनी का प्राइस यहाँ से रिवर्स करता है, अपसाइड का मूवमेंट देता है, तो हमें एक अच्छा लेवल देखने को मिलेगा। फिलहाल का हमारा टारगेट जो है ये 380 के आसपास ये जा सकता है, 375 तक का टारगेट फिलहाल आ सकता है अगर ये कंपनी अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिला है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेज है कि अपसाइड का मूवमेंट दे। लेकिन एक और चीज़ है कि कंपनी को इतना अधिक टाइम अपने सपोर्ट को टेस्ट नहीं करना चाहिए, और यहाँ पे जो कंपनी समय बिता रही है इट्स अगेन अ निगेटिव साइन। ये कंपनी को अपने सपोर्ट के आसपास ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करना चाहिए। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे विद इन 2 वीक्स, ये वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम सोचें तो विद इन 2 वीक्स यहाँ पे बिताने के बाद कंपनी अपसाइड के मूवमेंट दे दी। लेकिन यहाँ पे करीब कंपनी को 1 2 3 4 5 वीक्स हो गए, तो ये एक निगेटिव साइन देता है कि इतना अधिक टाइम नहीं स्पेंड करना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो चांसेस बनते हैं डाउन साइड ब्रेक का। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा बाई करने से पहले आप देख लें अपने हिसाब से अपने रिस्क रिवार्ड को,
क्योंकि ये हमारा कोई रिकमेंडेशन नहीं है इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने का। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह अवश्य ले लें। अब यदि हम इसको डेली टाइम फ्रेम पे लगाते हैं चार्ट को, तो आप देखेंगे कि सपोर्ट से ये अप साइड का मूवमेंट दे रही है, बट यहाँ पे एक गैप क्रिएट हुआ है और ये गैप जो है वो कंपनी के लिए अगेन रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। हालांकि ये सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ब्रेक होते हैं, कंपनी का फंडामेंटल अच्छा होना चाहिए, कंपनी जो है वो अच्छी फाइनेंशियल स्थिति में दिख रही है, तो इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। बट अगेन इट्स नॉट अ रिकमेंडेशन। आप अपना रिस्क रिवार्ड अवश्य देख लें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अन्य टॉपिक के साथ। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि अगर आप इसके बारे में और अधिक एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो जस्ट सर्च फॉर माया शेयर्स, और आपको mayashares.com की वेबसाइट मिल जाएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ। माया शेयर्स की वेबसाइट मिल जाएगी, उस पर श्याम मेटालिक शेयर के बारे में बहुत ही डिटेल में अच्छे से लिखा गया है। आप उसको भी पढ़ करके इसके और भी अधिक चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप गूगल में जाकर सर्च कर सकते हैं माया शेयर्स, और माया शेयर्स आप लिख कर सर्च करेंगे तो ये एक कंपनी है। उसके बाद यहाँ पे mayashares.com की वेबसाइट मिल जाएगी आपको, और यहाँ पे mayashares.com की वेबसाइट पे आपको दिया हुआ है इसके श्याम मेटालिक शेयर प्राइस टारगेट। तो आप इसको पढ़ करके इसमें एक बेहतर एनालिसिस किया गया है इस कंपनी के बारे में, आप देख सकते हैं, और हर पॉइंट को यहाँ पे बेहतर ढंग से समझाया गया है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं। और थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।